हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम लोग एक नए लेसन की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। अब अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पॉलीमर क्या होते हैं। बराबर है। पॉलीमर, अगर हम लोग पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर्स मतलब एक केमिकल कंपाउंड है। वी कैन से दैट के केमिकल कंपाउंड जो कि कैसा होता है, एकदम जियांट, बहुत बड़ा जियांट मैक्रोमोलिक्यूल होता है which is formed by the repeated addition of the small units or small molecule जिसे हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। तो पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर अगर हम लोग देखें तो एक कॉम्प्लेक्स है, जियांट मॉलिक्यूल है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है which is formed by the repeated combination of the small molecules जिसे हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। इसे हम लोग कहते हैं पॉलीमर, राइट। एंड जिस प्रोसेस में हम लोग पॉलीमर प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसा मैंने कहा कि पॉलीमर बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है, दैट इज जियांट मैक्रोमोलिक्यूल्स है। हाँ, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ये मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, 10 to the power 3 to 10 to the power 7 यूनिफाइड मास एटॉमिक यूनिट। इतने रेंज तक इनका एटॉमिक मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज जियांट मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउअडेज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ऑर्गेनिक पॉलीमर। अब यहाँ पर देखिए पॉलीमर का मीनिंग समझ में आया। ये जो वर्ड है दैट पॉलीमर, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब मेनी, एंड MER इट कम्स फ्रॉम द मेरोस का मतलब होता है फॉर्म, और यू कैन से यूनिट, मेनी यूनिट्स। जब ढेर सारे यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीमर। एंड एग्जाम्पल अगर देखें तो आप लोगों ने क्या ये नाम नहीं सुना? पॉलीथीन सुना है, ये नाम पॉलीथीन, ये नाम सुना होगा। रबर, ये भी पॉलीमर का टाइप होता है। नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे के सारे पॉलीमर है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और समझ के रखिए कि मोनोमर्स क्या होते हैं। तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक, एंड मर का मतलब क्या लिया हमने? यूनिट, तो सिंगल यूनिट। बराबर है। जैसे पॉलीइथीन, ये कब बनता है? तो इथीन का पॉलीमराइजेशन करने के बाद, तो इथीन, पॉलीइथीन का क्या हो गया? मोनोमर हो गया, राइट। अब चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारी कंडीशन रखी गई है। मीन्स पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है ये अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, ज़रा हम लोग इनकी तरफ ध्यान देते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, पहला जो क्राइटेरिया हम लोग देते हैं वो देते हैं सोर्स, और यू कैन से ओरिजिन, कि कहाँ से कैसे बनते हैं पॉलीमर, उसके हिसाब से हम लोग इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। इनके भी सब टाइप्स होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। इसमें दूसरा जो तरीका होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है उसके हिसाब से हम लोग इन्हें पॉलीमर क्लासीफाई करेंगे। इसमें तीसरी जो कंडीशन होती है ये होती है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कौन से टाइप का प्रोसेस यूज़ किया है पॉलीमर बनाने के लिए। तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से एक क्लासिफिकेशन होता है। एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यू कैन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उसके हिसाब से हम लोग इन्हें क्लासीफाई कराते हैं। पांचवा एक और क्लासिफिकेशन हम लोग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोमर्स। मोनोमर्स के टाइप कैसे हैं, मतलब पॉलीमर एकच मोनोमर का बना हुआ है या फिर एक से ज़्यादा मोनोमर यूज़ हुए हैं, ऐसे केस में हम लोग इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड एक और क्लासिफिकेशन हम लोग देते हैं पॉलीमर्स का, और वो हम लोग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बायोडिग्रेडेबिलिटी।
बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब वो नेचर में डिग्रेड होगा या नहीं होगा, उसके हिसाब से हम लोग पॉलीमर्स को क्लासीफाई करेंगे। देखिए कितने कंडीशन के हिसाब से क्लासीफाई कराना है, टोटल 6 हो गए। बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस और ओरिजिन, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन, किस टाइप की प्रोसेस से वो बना हुआ है। देन उसके बाद बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके बीच के मॉलिक्यूल्स में फोर्स कैसा है। एंड देन मोनोमर्स टाइप, कौन से टाइप के मोनोमर्स से वो बना हुआ है। एंड आखिरी वाला है बायोडिग्रेडेबिलिटी। इतने सारे टाइप से आप लोग पॉलीमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब पूरे क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन हमने दिया था वो कैसा दिया था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स और यू कैन से ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस हम लोग पॉलीमर्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। कैसे, इसमें पहला जो तरीका होता है, पहला जो टाइप होता है, इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का मीनिंग हम लोगों को समझ में आ रहा है। क्या होता है नेचुरल पॉलीमर? सर, ऐसा पॉलीमर विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेस। बराबर है, नेचुरल रिसोर्सेस से बनके जो पॉलीमर तैयार होते हैं उसे हम लोग नेचुरल पॉलीमर के अंडर रखेंगे। एंड ये अब हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरल पॉलीमर को भी हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई कराते हैं। कैसे क्लासीफाई कराते हैं? तो पहला प्लांट पॉलीमर्स। प्लांट पॉलीमर्स मीन्स क्या हो जाएगा, ऐसे पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस, राइट। प्लांट सोर्सेस जैसे जिसका एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो एग्जांपल दिया जा सकता है कॉटन एंड इवन लिनन के फाइबर्स। ये इसके अलावा जूट, इन्हें देखिए, ये जो है ये प्लांट ओरिजिन से मिलेंगे आप लोगों को। दैट्स व्हाई दीज आर कंसीडर्ड एज अ प्लांट पॉलीमर्स। एंड नेचुरल पॉलीमर में दूसरी कैटेगरी जो रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी? ऑब्वियसली एनिमल पॉलीमर्स, मतलब एनिमल सोर्सेस से मिलने वाले पॉलीमर्स हो गए ऐसे। तो अब एनिमल सोर्सेस से मिलने वाले जो पॉलीमर्स है वो क्या होंगे? तो बहुत सारे हैं। क्या हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल नहीं करते सिल्क? क्या हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते ऊल? राइट, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में चले जाएंगे? दैट इज द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्सेस। इन्हें हम लोग एनिमल पॉलीमर्स कह देंगे। इसमें दूसरी जो कैटेगरी होती है दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स, दैट इज सेकेंड टाइप जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? तो सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। मैन मेड पॉलीमर्स मीन्स यू कैन से आर्टिफिशियल, एंड इट इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आर्टिफिशियल जो पॉलीमर्स होते हैं ये हम लोग बनाएंगे बाय केमिकल रिएक्शंस इन द लेबोरेटरी और यू कैन से केमिकल इंडस्ट्री। आज हम लोग बहुत सारे टाइप के आर्टिफिशियल पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन को ले लीजिए, पॉलीइथीन। इसके अलावा पॉलिस्टर्स को ले लीजिए, राइट। इसके अलावा नायलॉन के धागे लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्लास्टिक्स। ये सारे के सारे किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब क्या? विच आर प्रिपेयर्ड बाय सर्टन केमिकल मीन, केमिकल तरीके से हम लोग इन्हें प्रिपेयर करेंगे। इसमें एक और कैटेगरी रखी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होंगे? तो सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ, राइट। एंड सिंथेटिक का मतलब पता है आप लोगों को कि प्योरली आर्टिफिशियल। तो सर क्या ये आर्टिफिशियल आधा है और आधा नेचुरल होगा? हाँ, इन्हें हम लोग प्रिपेयर कराते हैं फ्रॉम द नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स के ऊपर जब हम लोग सर्टन केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाती है। और ऐसे जो पॉलीमर्स हमें मिलते हैं, इन पॉलीमर्स को फिर हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो सेलुलोज के ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट की जाती है। एक तो सेलुलोज एसीटेट रेयॉन, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। इसके अलावा अगर हम लोग विस्कस रेयॉन को देखें, विस्कस रेयॉन,
तो ये भी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। इसके अलावा क्यूप्रा अमोनियम रेयन करके फाइबर्स होते हैं, वो भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, सेमी सिंथेटिक। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। तो बेस्ड ऑन द सोर्स आपने पॉलीमर्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करा है। पहली कैटेगरी नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड वाली सिंथेटिक पॉलीमर एंड थर्ड वाली कौन सी, दैट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा दिया था हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, राइट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाई कराते हैं, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग पॉलीमर्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कराते हैं, जिसमें पहला जो पॉलीमर का टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलीमर्स। अब लीनियर पॉलीमर्स, लीनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन में, बराबर है। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक मोनोमर है, ये ऐसे दिख रहे हैं। अगर मैं इन्हें इस तरीके से पॉलीमराइज करता हूँ तो आप लोग सोचिए यहाँ पर जब ढेर सारे यूनिट्स जुड़ जाएंगे तो आपके सामने जो पॉलीमर आएगा ये पॉलीमर कैसा दिखेगा, लीनियर। मीन्स लीनियर पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें जो मोनोमर के यूनिट्स है ये बिल्कुल आजू बाजू में बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किए हुए हैं। ऐसे पॉलीमर को हम लोग कौन सा पॉलीमर कहेंगे, लीनियर पॉलीमर, जिसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं टेफ्लॉन, इसके अलावा HDPE मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। इसके अलावा आप लोग ये भी पॉलीमर दे सकते हैं दैट इज पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इस पॉलीमर को देखिए PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सारे के सारे कैसे पॉलीमर है, लीनियर, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर होता है। इसमें दूसरा हम लोग टाइप जो देते हैं वो देते हैं ब्रांच। अब जरा ब्रांच के बारे में सोचिए, लीनियर पॉलीमर आपके सामने है, आप लोगों ने लीनियर पॉलीमर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, सीधे लाइन में। अगर मैंने यहाँ पर ऐसी ब्रांच डाल दी तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया, ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ब्रांच। हाँ सर, तो ब्रांच पॉलीमर मतलब क्या, तो जो चेन लीनियर जा रही थी उसके ऊपर कहीं ब्रांच आ गई, बराबर है। ऐसे पॉलीमर को आप लोग कहेंगे ब्रांच। सर अब ब्रांच पॉलीमर कैसे बनाता है, तो ऐसे मोनोमर जनरली जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसे मोनोमर जिसमें जनरली 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं या फिर कहीं ना कहीं पहले से ब्रांच प्रेजेंट होती है, उसके कारण आप लोगों को ब्रांच पॉलीमर मिल जाता है। जिसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल आता है LDPE। मैंने HDPE का मीनिंग क्या बताया था, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। तो DPE का मतलब तो क्लियर है, डेंसिटी पॉलीइथीन, डेंसिटी पॉलीइथीन हाई एंड लो। यह है लो डेंसिटी पॉलीइथीन जो कि ब्रांच कैटेगरी का पॉलीमर है, ये ब्रांच कैटेगरी का पॉलीमर होता है। इसके अलावा पॉलीप्रोपिलीन या फिर यू कैन से पॉलीप्रोपीन, तो ये जो पॉलीमर है ये पॉलीमर होता है ब्रांच। इसमें तीसरा टाइप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब क्रॉस लिंक पॉलीमर मतलब क्या, जब ब्रांचिंग बहुत सारे टाइप से हो जाती है तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलता है और उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सपोज ये है एक लीनियर चेन, राइट। अगर ये दूसरी लीनियर चेन है, अगर ये तीसरी लीनियर चेन है और इनके बीच में ब्रांचिंग कुछ ऐसे आगे, देखो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग आ जाती है, जिसके कारण ये पूरे लेयर्स आपस में क्या दिख रहे हैं, हमें जुड़ गए, ऐसे दिख रहा है। तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया, राइट। सो ऐसे केस में ये जो पॉलीमर होता है इसे आप लोग कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल आपके पास आता है बैकेलाइट। इसके अलावा आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं मेलामिन, राइट। इसके अलावा वल्केनाइज रबर की अगर बात करें, क्या है ये आगे आएगा, तो वल्केनाइज रबर भी क्रॉस लिंक पॉलीमर की कैटेगरी का पॉलीमर होता है। अब चलते तीसरे टाइप की तरफ, तीसरा क्लासिफिकेशन का तरीका, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब क्या सर, पॉलीमराइज होने का तरीका। हाँ,
हम लोग जब पॉलीमर बनाते हैं तो बेसिकली पॉलीमर कैसे बनेगा, जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट जो कंपाउंड्स है जिसे हम लोग कहते हैं मोनोमर्स, इन मोनोमर्स को कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें कैटालिस्ट प्रेशर अगर लगता होगा तो, और उसे हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, जब वो जाके वो क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज होगा, एंड तब आपको मिलेगा पॉलीमर। लेकिन ये जो पॉलीमराइज होने का तरीका होता है मोनोमर्स का, इसे हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला जो पॉलीमराइजेशन हम लोग देते हैं वो देते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसे आप लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हो, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एंड इसमें हम लोग एक और नाम ऐड कर सकते हैं, विनाइल पॉलीमराइजेशन। विनाइल पॉलीमराइजेशन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मोनोमर्स होते हैं वो विनाइल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें दूसरा जो तरीका होता है उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मीन्स पॉलीमराइजेशन तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, तो कंडेंसेशन के तरीके से हो रहा है। इसे हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्टेप ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एंड तीसरा जो तरीका होता है इसे हम लोग कहते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ये 3 अलग अलग तरीके हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के, 3 मोड। पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन है, दूसरा मैंने दिया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और तीसरा मैंने क्या लिखा है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन लिखा है। अब इसमें पहले समझते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिज्म भी होता है इसके अंदर। एडिशन पॉलीमराइजेशन, अब एडिशन पॉलीमराइजेशन कब कैसे मिलेगा, जब हम लोग 2 मोनोमर्स को आपस में मिक्स करते हैं और वो दोनों सिंपल तरीके से ऐड होते हैं, सिंपली एडिशन होगा, और उनके एडिशन के कारण कोई भी छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। ऐसा जो पॉलीमराइजेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है इट इज मेनली शोन बाय अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, मेनली शोन बाय अनसैचुरेटेड मोनोमर्स। एंड इसमें भी मैक्सिमम जो होते हैं वो होते हैं विनाइल कैटेगरी के, विनाइल टाइप मोनोमर। अब विनाइल टाइप मोनोमर मतलब क्या, विनाइल ग्रुप तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें कोई दूसरा ग्रुप लगा दीजिए, दूसरा आइटम लगा दीजिए, तो ये विनाइल टाइप का कंपाउंड हो गया। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं विनाइल पॉलीमराइजेशन ऑल्सो। अब यहाँ पर अगर आप लोग इस पॉलीमर को देखें, दैट इज पॉलीथीन, तो पॉलीथीन से एक समझ में आता है कि सर इथीन बहुत बार रिपीट हो रहा है। हाँ, तो इथीन जो रिपीट होता है वो एडिशन तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलीथीन लेते हैं वो दोनों टाइप का हो सकता है, दैट इज HDP और LDP। अगर आप लोग PVC की बात करते हैं, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर होता है वो होता है एक्रिलोनाइट्राइल, और एक्रिलोनाइट्राइल जब पॉलीमराइज होता है तो आप लोगों को मिलता है PVC। अब इसे विनाइल पॉलीमराइजेशन हम लोग कहते हैं, एंड इसका मैकेनिज्म भी होता है। इसके मैकेनिज्म को समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एंड ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है इट इज प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज आप लोगों को क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है, और इसके कारण आप लोगों को एडिशन पॉलीमराइजेशन मिलेगा। नाउ एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व सर्टन स्टेप्स, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें स्टेप 1, पहली जो स्टेप होती है उसे हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, अब चेन कैसे इनिशिएट होती है, तो चेन इनिशिएट करने के लिए आप लोगों को इनिशिएटर्स चाहिए। हाँ, एंड इस कैटेगरी में एडिशन पॉलीमराइजेशन, जैसे हम लोग पॉलीइथीन बनाना चाहते हैं या फिर PVC बनाना चाहते हैं तो एक ही टाइप का मैकेनिज्म फॉलो होगा, दैट इज एडिशन। कैसे, इनिशिएटर्स जो होते हैं यहाँ पर वो इनिशिएटर्स होते हैं पेरोक्साइड्स। अब ये पेरोक्साइड्स कौन से हो सकते हैं, तो यू कैन यूज बेंजोइल पेरोक्साइड,
यू कैन यूज बेंजोइल पेरोक्साइड, यू कैन यूज एसिटिल पेरोक्साइड, आप लोग एसिटिल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो, या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड भी लिया जा सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। अब देखिए ये कैसे काम करता है, पेरोक्साइड कैसे आएगा। जब आप लोग किसी एक पेरोक्साइड को लेकर रिएक्टेंट में लेकर हीट करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो पेरोक्साइड टूटता है और फ्री रेडिकल जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है देखो, सपोज करिए हम लोग एसिटिल पेरोक्साइड के साथ जाते हैं, तो एसिटिल पेरोक्साइड कैसे होगा सर, ये हो गया एसिटिल, एंड पेरोक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ये लीजिए पेरोक्साइड, और इस साइड में जुड़ा रहेगा फिर से एसिटिल ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड एज एसिटिल पेरोक्साइड, इसे आप लोग कहते हो एसिटिल पेरोक्साइड। एंड जब इसका होमोलिसिस होगा, जब इसका हीटिंग करने से होमोलिसिस होता है, तो होमोलिसिस मतलब क्या, तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये इस तरीके से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आएगा। तो ऐसे केस में आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट अभी बन के आएगा वो क्या होगा, सोचिए तो जरा। तो ये होगा CH3CO, यहाँ पर है O और इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये कितना बनेगा, ट्वाइस। इससे हम लोग कहेंगे कार्बोक्सी रेडिकल, ये है कार्बोक्सी रेडिकल। एंड ये जो कार्बोक्सी रेडिकल है, इस कार्बोक्सी रेडिकल का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। कैसे होता है देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। अब इसमें से कैसे CO2 निकलेगा, CO2 निकालना है सर, तो ये मॉलिक्यूल तोड़ना है, हाँ तो ये मॉलिक्यूल तोड़ना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर बना देते हैं बॉन्ड। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, इस CH3 के पास। तो आपके पास क्या आएगा, CH3 आएगा, CH3। ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। एंड यहाँ से रिलीज हो गया CO2। तो अब आपके पास रेडिकल आया। अब चेन कैसे इनिशिएट होती है जरा उसके तरफ भी ध्यान देते हैं। ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल आया, जितने भी फ्री रेडिकल्स आप ले सकते हैं इन सब को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय R और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास फ्री रेडिकल आया। अब ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा किस पे, मोनोमर के ऊपर। फ्री रेडिकल किसके ऊपर अटैक करेगा, मोनोमर के ऊपर, ताकि चेन इनिशिएट करानी है। अब यहाँ पर हमने कहा है कि अनसैचुरेटेड मोनोमर चाहिए, तो इस मोनोमर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये लीजिए आपके पास है मोनोमर, राइट, दिस इज मोनोमर। एंड इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, ये रेडिकल। अब ये रेडिकल जब अटैक करेगा तो ये नया रेडिकल फॉर्म करेगा। कैसे करेगा देखो, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यह बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आकर, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, इस कार्बन के पास। तो आपके पास जो स्पीशीज बन के आया वो कैसा दिखेगा, तो सर R और CH2 के बीच में बॉन्ड बना, हाँ ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर कौन आ गया, Y। तो आपके पास एक नया फ्री रेडिकल आ गया नया फ्री रेडिकल। अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर चेन हो गई इनिशिएट। ये हो गया चेन इनिशिएशन का तरीका। इसमें सेकेंड वाली जो स्टेप होती है, जिसे हम लोग स्टेप 2 कहेंगे, उसे कहा जाता है चेन प्रोपैगेशन। प्रोपैगेशन मतलब मल्टीप्लाई होना, बढ़ना। अब चेन प्रोपैगेशन कैसे होता है, ये जो रेडिकल आपके सामने बन के आया, ये अब जितने मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट है उन सब के ऊपर अटैक करेगा। तो उनके ऊपर जब अटैक करेगा तो एक बड़ा सा पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल फिर से जनरेट होगा। देखिए कैसे, ये आपके पास फ्री रेडिकल आया हुआ है पहले स्टेप में। एंड आपके पास जो मोनोमर है, सपोज करिए आपके पास मोनोमर इतना है, तो यहाँ पर ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। अब ये कैसे ज्वाइंट होगा, देखो सर, ये CH2 को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आएगा। मीन्स आप लोग अगर यहाँ के प्रोडक्ट को देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि ये तो ऐसा था सर, हाँ,
और उसके बाद ये ढेर सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो ये कैसा जुड़ेगा, CH2 CHY, यहाँ पर आ गया रेडिकल। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो इतने मोनोमर्स ज्वाइंट हो गए, राइट, इतने मोनोमर्स ज्वाइंट हो गए एंड दिस इज व्हाट, लार्जर फ्री रेडिकल, बहुत बड़ा फ्री रेडिकल आपके पास बन के तैयार हो गया। देखिए इस मैकेनिज्म में यही वाली स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। इसमें थर्ड वाली जो स्टेप होती है ये होती है चेन टर्मिनेशन की। ना चेन टर्मिनेशन कैसे होगा जरा हम लोग उसे समझते हैं। चेन टर्मिनेशन, ये जो पॉलीमर बन के तैयार है इसे हम लोग लिविंग पॉलीमर कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, तो इसकी बढ़ती हुई चेन को रोकना बहुत ज़रूरी है, इसे नॉन लिविंग पॉलीमर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अदरवाइज ये रिएक्शन देता रहेगा और पता नहीं किस में कन्वर्ट होगा। तो इसे रोकने के लिए हम लोग कई सारे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो ये होता है कि इन दो रेडिकल्स को आपस में जोड़ दो। कैसे इन दो रेडिकल्स को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं, जरा देखो। सपोज करिए मैं एक अब रेडिकल ऐसे लिखता हूँ RCH2 CHY, आपके पास यहाँ पर है N, राइट, यहाँ पर मैंने N लिखा। इनफैक्ट हम लोग N+1 लिख सकते थे क्योंकि ये एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ N+1। तो ये N+1 एंड देन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, CH2 CHY है। मैं इसका दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूँ लेकिन उल्टा करके लिखता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करिए। तो सर CH के ऊपर रेडिकल बना हुआ ये Y है, यहाँ पर है CH2, ठीक है। फिर ब्रैकेट में चलते हैं, तो ब्रैकेट में अगर आप लोग देखें तो आपके पास है CH, इसके ऊपर है Y लगा हुआ, यहाँ पर है CH2 और ये कितना रहेगा N+1 एंड देन यहाँ पर क्या लगा हुआ है R। इन दोनों को अगर हम लोगों ने आपस में जोड़ दिया तो क्या होगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, बराबर, ये पेयर हो सकता है। तो ये जब पेयर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये लिविंग पॉलीमर स्टेबलाइज होगा। कैसे लिविंग पॉलीमर स्टेबलाइज होगा, देखिए R CH2 CHY, यहाँ पर कितना लिया आपने N+1, देन यहाँ पर है CH2 CHY। अब यहाँ पर बन गया बॉन्ड, राइट, ये बन गया बॉन्ड। यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, CH2 एंड ब्रैकेट में फिर से वही रिपीटिंग यूनिट CHY CH2 N+1 है और ये है R। ये हो गया स्टेबल पॉलीमर, हो गया ये स्टेबल पॉलीमर। अब इस पॉलीमर के बारे में सोचिए, ये पॉलीमर अगर मैंने Y की जगह हाइड्रोजन किया, इफ Y इज इक्वल टू हाइड्रोजन, तो जो पॉलीमर आपके सामने बन के आया वो पॉलीइथीन नहीं होगा क्या? सोचिए, Y की जगह अगर हाइड्रोजन कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इथीन। सो देयरफॉर पॉलीमर जो बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉलीइथीन। एंड इफ Y इज इक्वल टू, अगर आपने Cl कर दिया होता तो आपके पास जो मोनोमर रहता वो मोनोमर ऐसा रहता, इसे आप लोग विनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये क्या बन जाता, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता। एंड इफ Y इज इक्वल टू, अगर साइनाइड लेते तो आपके पास ये मोनोमर आता जिसे हम लोग कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। तो फिर पॉलीमर कौन सा बन के आ जाता, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये जो तीन पॉलीमर के हमने नाम लिए अभी, दैट इज पॉलीइथीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इन तीनों को बनाने के लिए आप लोग इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें क्लासिफिकेशन हो रहा है पॉलीमर्स का। और उसमें तीसरे क्लासिफिकेशन में हम लोग दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरा मतलब कौन सा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। और उसमें दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले ये देखिए मैंने कुछ लिख के रखा है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स। पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स मतलब क्या, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो, विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, HCl और मिथेनॉल। ऐसा पॉलीमर जो कि पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन के वक्त बनेगा लेकिन कंबाइन होते समय कोई छोटा मॉलिक्यूल उनमें से एलिमिनेट होगा, दैट टाइप ऑफ द पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ मतलब चेन बढ़ती तो है लेकिन स्टेप वाइज बढ़ती है।
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल अगर देखें तो आप लोग ले सकते हैं टेरिलिन, एंड आप लोग ले सकते हो टेरिलिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्रॉन, एंड बेसिकली ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट इज पॉलीईस्टर। मतलब इसमें कौन सा लिंकेज आपको दिखेगा, ईस्टर का लिंकेज। अब टेरिलिन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग मोनोमर्स कौन से यूज करते हैं, उसमें से एक मोनोमर होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, एक होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, एंड दूसरा जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, राइट। अब इन्हें देखिए कैसे होते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल की अगर हम लोग बात करें तो इथिलीन ग्लाइकॉल ये कंपाउंड है, होता है ऐसे, IUPAC नाम इथेन 1,2 डायल आपने कभी पढ़ा होगा। एंड रही बात टेरिथैलिक एसिड की, तो थैलिक एसिड है ये, टेरिथैलिक एसिड ये ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर 2 COOH जुड़े होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरा पोजीशन। देखिए पैरा पोजीशन दिख रहा है। नाउ इसकी क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ N और इसकी क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ N, और अब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर देता है। कैसे देता है? ड्यूरिंग दैट केस आप लोग जरा सोचिए, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के लिए हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड एज स्टोरिफिकेशन। और उस स्टोरिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन ये कंडेंस होकर निकल जाते इन द फॉर्म ऑफ वाटर। देखिए यहाँ से H2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और हम लोगों ने डेफिनेशन में वो कहा है। तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा जरा उसे देखिए, HOCH2, यहाँ पर है O, यहाँ पर जुड़ गया CO, यहाँ पर रिंग जुड़ी हुई है, एंड इस साइड में मैं अभी लिखता हूँ COOH। देखिए अब जब ये ढेर सारा रिएक्शन हो जाएगा तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। बराबर है, ऐसे रिपीटिंग यूनिट हम लोग कहते हैं, ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। एंड यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वाटर निकल के आ गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल के आ गया। एंड ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसे हम लोग कहते हैं पॉलीईस्टर, राइट। कौन सा पॉलीईस्टर? तो इसका नाम है टेरिलिन। तो हुआ कि नहीं हुआ ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल। फिर इसमें हम लोगों ने तीसरा टाइप जो पढ़ा है उसे हम लोगों ने कहा है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। अब रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या होगा? तो इसमें रिंग ओपन हो जाएगी, हाँ, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। कैसे रिंग ओपन होती है देखेंगे। जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इस कैटेगरी के, दैट इज लैक्टम्स, इसके अलावा साइक्लिक ईथर्स एंड साइक्लिक ईथर्स, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इन कंपाउंड्स को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि सर इनमें रिंग ओपनिंग का फिनोमिना हो सकता है। इवन लैक्टम्स के अलावा इस कैटेगरी की भी एग्जांपल आप लोग इसमें दे सकते हो। लैक्टॉन्स मतलब साइक्लिक ईस्टर्स, लैक्टम मतलब क्या? तो साइक्लिक अमाइड्स, लैक्टम मतलब साइक्लिक अमाइड्स। अब इन्हें जब आप लोग हीट करते हैं तो ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये रिंग को छोड़कर ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब रिंग क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। कैसे ब्रेक होती है? इसका वेल नोन एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका वेल नोन एग्जाम्पल हम ये बनाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या है? CH2 है। और ये जो कंपाउंड होता है इसे कहा जाता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एप्सिलॉन क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन पोजीशन पे आपको साइक्लिक अमाइड मिलता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, उसके बाद एप्सिलॉन आता है। नाउ इसे जब हम लोग हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, नियर अबाउट 535 केल्विन का टेम्परेचर होता है, एंड आर्गन या फिर नाइट्रोजन की इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसे हम लोग हीट करते हैं। तो जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और रिंग ओपन हो जाएगी। अब रिंग जब ओपन हो जाएगी तो एक साइड में देखिए NH प्रेजेंट है, लेकिन NH का बॉन्ड ओपन हो गया, ये हो गया NH का बॉन्ड। अब NH के बाद CH2 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 कितनी बार है? 5 टाइम्स। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ CH2 5 टाइम्स, एंड उसके बाद कौन प्रेजेंट है? CO, और यह भी बॉन्ड ओपन है। तो ये इसका रिपीटिंग यूनिट हो गया और ये पॉलीमर हो गया। इसे हम लोग कहते हैं नायलॉन 6। दिस इज कॉल्ड एज नायलॉन 6।
नायलॉन 6 इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके मोनोमर में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 6 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नायलॉन 6। एंड ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। मतलब एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए, इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो एडिशन पॉलीमर्स के समान चलेगा। ये मोनोमर, ये जो रिपीटिंग यूनिट है इसके बाजू में ऐसा ही रहेगा, जस्ट लाइक दैट ऑफ द एडिशन पॉलीमर्स। लेकिन कंडेंसेशन में ऐसा नहीं था, यहाँ पर मोनोमरिक जो कंपोजिशन था वो मोनोमरिक कंपोजिशन चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए कंडेंसेशन के कारण नई लिंकेज बन गई थी, दैट इज ईस्टर लिंकेज। तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन होता है पॉलीमर्स का। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर प्रोसेस, पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने का चौथा कंडीशन था, राइट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इसके हिसाब से हम लोग पॉलीमर्स को 4 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी को हम लोग नाम देते हैं इलास्टोमर। अब इलास्टोमर्स, इन्हें हम लोग समटाइम रबर्स भी कहते हैं, इन्हें हम लोग रबर्स भी कहते हैं। ना इलास्टोमर मतलब क्या, इलास्टिक नेचर। इलास्टिक के बारे में सोचिए क्या होता है, जब हम लोग खींचते हैं उसे, जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इट गेट एलोंगेट, और जब स्ट्रेचिंग फोर्स को हटा देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, उस इलास्टिसिटी के कारण हम लोग इसे खींचने पे इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, एंड स्ट्रेचिंग फोर्स को जब हटा देते हैं तो ये मॉलिक्यूल, ये पॉलीमर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ना यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर थोड़े से क्रॉस लिंक्स होते हैं उसके कारण स्ट्रेचिंग अलाउ की जाती है। अब ये जो रबर्स, ये जो इलास्टोमर्स होते हैं, दीज आर जनरली सॉफ्टर इन नेचर, ये सॉफ्ट होते हैं। इस कैटेगरी में आप लोग रबर्स को रखते हैं, जैसे बहुत सारे रबर होते हैं, एक तो बुना एस टाइप का होता है, एक तो बुना एन टाइप का भी होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो नियोप्रिन नाम का एक रबर होता है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं इलास्टोमर्स। एंड बहुत ज़्यादा जोर से अगर खींच लिया तो टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके केस में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है वीक, दैट इज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स नहीं होता, राइट। इसमें दूसरी कैटेगरी जो हम लोग पढ़ते हैं इलास्टोमर्स के बाद, अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी की तरफ ध्यान दें तो इसमें दूसरी कैटेगरी होती है फाइबर्स। फाइबर्स, अब फाइबर्स का मतलब क्या होता है? पॉलीमर्स दैट अपीयर्स लाइक थ्रेड, लाइक थ्रेड, जो थ्रेड के समान दिखेगा सॉलिड पॉलीमर, उसे हम लोग कहते हैं फाइबर्स। एंड फाइबर्स की अगर हम लोग बात करें तो फाइबर्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इलास्टोमर, क्योंकि जनरली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फाइबर्स को अगर आप लोग जबरदस्ती खींचते तो थोड़ा सा एलोंगेट होगा बस, लेकिन अगर आप लोग उसे छोड़ दे, उसके ऊपर का स्ट्रेचिंग फोर्स हटा दे, तो वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, काफ़ी स्टिफ बन जाता है। ऐसे केस में उसके ओरिजिनल शेप में आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब इसमें बहुत सारे फाइबर्स आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि नायलॉन के फाइबर्स तो नायलॉन 6 होता है, या फिर नायलॉन 6 होता है। इवन पॉलिस्टर इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो फाइबर्स जो कि थोड़े से मजबूत होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे होने के कारण दे हैव एबिलिटी टू कैरी लोड, इनके ऊपर हम लोग अच्छा खासा लोड अप्लाई कर सकते हैं ताकि मजबूत होते हैं ये। इसमें तीसरी जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी को आप लोग कहते हो थर्मोप्लास्टिक, दीज आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक्स, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कभी सुना होगा डेली लाइफ में कि प्लास्टिक्स आर रिसाइक्लेबल, है ना। तो वो कौन से प्लास्टिक्स होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। अब थर्मोप्लास्टिक्स मतलब क्या? थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, एंड प्लास्टिसिटी मतलब क्या? सर प्लास्टिसिटी ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे अगर हम लोग हीट करें तो इट बिकम सॉफ्ट, थोड़ा सा और हीट करो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, उसे फिर से किसी मोल्ड में डालिए, ठंडा होने के बाद हार्ड होगा, फिर से आप लोग उसे हीट कर सकते हैं। मीन्स ये ऐसे पॉलीमर्स है जिनको आप लोग बार बार रिमोल्ड करके रीयूज कर सकते हैं, एंड देयरफॉर हम लोग इन्हें कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। मतलब हीटिंग के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे,
फिर से हम लोग इसको कोई ना कोई शेप और भी दे सकते हैं। इस कैटेगरी में आप लोग एग्जांपल देते हो पीवीसी, इसके अलावा पॉलीइथीन, जिसे पॉलीथीन भी आप लोग कहते हैं। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो रिसाइकलेबल होते हैं एंड देयरफॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं हम लोग इसे। एंड आखिरी जो होता है ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इन्हें आप लोग कहते हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इसका मतलब क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इन्हें बनाते समय क्या होता है, जब हम लोग मोनोमर्स लेते हैं और जब इसे हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये उस टाइम पे तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब पॉलीमराइज होते हैं गर्म कंडीशन में तो इसके अंदर बहुत सारे लिंकेजेस बन जाती है, बहुत सारे क्रॉस लिंक बन जाते हैं, जिसके कारण इट बिकम्स मच मोर रिजिड, हार्ड बन जाता है। और हार्ड बनने के बाद आप लोग उसे दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते, मीन्स दिस कैन नॉट बी रिमोल्डेड, ये रिमोल्ड नहीं हो सकते एंड देयरफॉर हम लोग इसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें तो इसके अंदर के मॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्गर मिलेंगे एज कम्पेयर टू द फाइबर्स ऑल्सो, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होता है। जिसका मोस्ट एग्जाम्पल अगर देखें, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर देखें तो ये है बैकेलाइट। बैकेलाइट जो कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, शर्ट के बटन्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, हेयर कॉम्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है ये बैकेलाइट। उन्हें अगर आप लोग हीट करें तो वो रिजिड बन जाता है, उसे आप लोग रिमोल्ड नहीं कर सकते। देन चलते हैं पांचवा तरीका, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर टाइप। मोनोमर टाइप, अब मोनोमर्स टाइप के हिसाब से हम लोग पॉलीमर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक जो पॉलीमर होता है इसे हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर। नाउ होमोपॉलीमर, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, मीन्स सर इसके अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो कैसे होंगे? सेम। जैसे कि पॉलीइथीन, तो इसमें मोनोमर कौन सा दिखता है? इथीन। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें मोनोमर कौन सा दिखता है? विनाइल क्लोराइड। क्लियर हो रहा है? सेम टाइप का जो मोनोमर है वो रिपीट होता जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो यू कैन से पॉलीथीन, यू कैन से पीवीसी, यू कैन से PAN, पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो रिपीटिंग यूनिट कैसा होगा? सेम होगा, मोनोमर सेम टाइप का रिपीट होता जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीमर। एंड दूसरा जो टाइप होता है इसमें, इसे हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर। नाउ कोपॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो कोपॉलीमर्स मतलब क्या? को मतलब एसोसिएशन, बराबर है। इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हुए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मोनोमर है A, दूसरा है B, तीसरा है C, तो ये जब कंबाइन हो सकते हैं तो ये कुछ इस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। हो सकता है फिर B के साथ A जुड़ जाए, फिर C जुड़ जाए, फिर A जुड़ जाए, तो एसोसिएशन आ सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बुना N को देखें, बुना N, इसके अलावा बुना S, तो ये जो पॉलीमर्स है इनमें क्या होता है? दो अलग अलग मोनोमर्स होते हैं। बुना, बुना स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, बुना स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, एंड स्टैंड्स फॉर एक्रिलोनाइट्राइल। बुना स्टैंड्स फॉर ब्यूटा 1,3-डाइन एंड S स्टैंड्स फॉर स्टीरिन, तो ये स्टीरिन ब्यूटाडाइन रबर हुआ, बराबर है। तो ये कौन से टाइप का पॉलीमर हो गया? कोपॉलीमर टाइप का पॉलीमर हो गया। देन क्लासिफिकेशन का आखिरी तरीका नंबर 6, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी, डिग्रेडेबिलिटी मीन्स डिग्रेड होने की एबिलिटी एंड बायो मीन्स ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्शन, राइट। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग पॉलीमर्स को जनरली दो कैटेगरी में रखते हैं। एक जो कैटेगरी होती है उसे हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसे पॉलीमर्स है जिनको कोई भी नेचुरल तरीके से हम लोग डिकम्पोज नहीं करा सकते, मीन्स माइक्रोबियल एक्शन के कारण ये डिकम्पोज नहीं होते एंड देयरफॉर इनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होता है। जिसका एग्जांपल अगर देखें तो पॉलीथीन आप लोग कह सकते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पीवीसी नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है, मैक्सिमम जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं।
दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एंड दूसरी जो कैटेगरी होती है ये होती है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, नाउ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ऐसे पॉलीमर्स विच कैन बी डिग्रेड बाय द बायोलॉजिकल एक्शन, मीन्स एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के कारण ये डिग्रेड हो सकते हैं। ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एंड जनरली ये यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में। जैसे आजकल आपको पता है स्टिचेस वगैरह लगाते हैं, तो उन स्टिचेस को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ दिनों के बाद वो स्टिचेस अपने आप इरेज हो जाते हैं बॉडी के ऊपर से। तो वहाँ पर जो फाइबर यूज़ करते हैं वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसका एग्जाम्पल है PHBV, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरेट। सर इसका मतलब क्या, तो जब हम लोग इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें दो टाइप के एसिड्स है, एक है ब्यूटेरिक एसिड और एक होता है वैलोरिक एसिड, जो कि कैसा होगा, हाइड्रोक्सी होगा है। दूसरा हम लोग दे सकते हैं एग्जांपल नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये ऐसा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जिसमें दो मोनोमर है, एक होता है ग्लाइसिन और एक होता है, आगे पढ़ेंगे कौन सा होता है उसके अंदर मोनोमर। तो ये सारे के सारे, इसमें अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल और देखें तो डेक्स्ट्रॉन, ये एक पॉलीमर होता है जो कि इसी कैटेगरी में आता है। दैट इज ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन होता है पॉलीमर्स का।